थप्पड़ की आवाज़ से पहले एक तेज़ जलन इसके गाल पर फैली। वो सीधी नहीं हो पाई थी कि बालों की मुट्ठी भरी गई और इसे झटके से पीछे खींचा गया। मर गई थी? कान नहीं है तेरे? कब से आवाज़ें दे रही हूँ? शाइस्ता बेगम की जहरीली फुनकार इसके कानों में पड़ी। हुरैन ने आंखों में आई नमी को अंदर ही अंदर उतारा। ये रोज़ का मामूल था। जी अम्मी, सुन रही थी। इसकी आवाज़ बामुश्किल निकली। सुन रही थी तो जवाब क्यों नहीं दिया? जुबान कट गई थी तेरी? एक और झटका लगा। सारा दिन मुर्दों की तरह पड़ी रहती है। बाप ने तो जैसे सर से उतार कर फेंक दिया है। अब क्या मेरी छाती पर मूंग दलेगी? अम्मी प्लीज़ छोड़ दें आप ही को। एक नाजुक सी आवाज़ आई। आयला, इसकी 13 साला सुतीली बहन, दरवाजे पर खड़ी थी। शाइस्ता बेगम ने फौरन हुरैन के बाल छोड़ दिए। इनके चेहरे का तनाव एक सेकंड में मसनूई मुस्कुराहट में बदल गया। अरे मेरी गुड़िया, तू कब आई? स्कूल से। मैं अभी आई। आप फिर आप ही को मार रही थी? आयला की आंखों में शिकायत थी। नहीं तो बेटा, शाइस्ता ने फौरन ड्रामा शुरू किया। मैं तो इसे कह रही थी कि जाकर कुछ खा ले, सुबह से भूखी बैठी है। ये सुनती ही नहीं। देखो तो ज़रा कैसी कमज़ोर हो गई है। तुम्हारे अब्बा बाहर मुल्क में फ़िक्र करते हैं। हुरैन खामोशी से उठी। इसका गाल अभी तक जल रहा था। वो जानती थी ये मोहब्बत सिर्फ आयला के लिए थी। जैसे ही आयला नज़र से ओझल होगी, ये मोहब्बत दोबारा नफ़रत में बदल जाएगी। आप ठीक हैं? आयला ने करीब आकर हुरैन का हाथ पकड़ा। हुरैन ने फीकी सी मुस्कुराहट दी। हाँ गुड़िया, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यूनिफॉर्म बदलो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, आज मैं आपके साथ हेल्प करवाऊंगी। आयला ने ज़िद की। बिल्कुल नहीं, शाइस्ता ने तेज़ी से कहा। तुम थक गई होगी, जाओ बेटा आराम करो। ये तो है ही काम करने के लिए। हुरैन का दिल कट कर रह गया। ये तो है ही काम करने के लिए। इसका अपना बाप जो 7 समुंदर पार बैठा हर महीने लाखों रुपए भेजता था, क्या वो ये जानता था कि इसकी इकलौती बेटी यहाँ किस हाल में है? वो जो इसे इस औरत के हवाले करके गया था, ये कहकर के तुम्हारा ख्याल रखेगी। शायद वो भूल गया था कि इसने दूसरी शादी की थी, किसी यतीम खाने से बच्ची गोद नहीं ली थी। बॉस, डॉक्टर कहते हैं गोली बाजू को छूकर निकली है, लेकिन खून ज़्यादा बह गया है। शेरू ने, जो इसका दायां हाथ था, झुककर अपने मालिक के कान में कहा। वो शख्स जिसे सब बॉस कहते थे, अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा था। इसकी मौजूदगी से वहाँ का माहौल अजीब सा तनावज़दा था। नर्सें और वार्ड बॉयज़ भी इसके करीब से गुजरते हुए सहम जाते थे। इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी नज़रें सामने इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजे पर जमी थी। शेरू, इसकी आवाज़ भारी और सर्द थी। इस अस्पताल का मालिक कौन है? कोई चौधरी है? मैंने इसे फ़ोन करो, कहो कि सिकंदर शाह यहाँ है और इसका बेहतरीन सर्जन 10 मिनट में मेरे आदमी को ऑपरेट करेगा, वरना कल यह अस्पताल यहाँ नहीं होगा। जी बॉस। शेरू फ़ौरन फ़ोन मिलाने लगा। सिकंदर शाह ने बेचैनी से हाथ मले। इसे अस्पतालों से नफरत थी। यहाँ मौत और बेबसी की बू आती थी। इसके एक और आदमी को पुलिस मुकाबले में गोली लगी थी और वो इसी अस्पताल में था। इसी लम्हे एक शोर सा बुलंद हुआ। डॉक्टर, कोई डॉक्टर है यहाँ? मेरी बेटी को देखो। शाइस्ता बेगम चीखती हुई इमरजेंसी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। आयला दर्द से रो रही थी। सीढ़ियों से गिरकर इसके पाँव में मोच आ गई थी। हुरैन से सहारा देने की कोशिश कर रही थी। अम्मी आराम से, वो देख रहे हैं ना। तू चुप कर, तेरी वजह से हुआ है सब, मनहूस। शाइस्ता ने सारा गुस्सा इस पर उतारा और इसे धक्का दिया। हुरैन, जो पहले ही आयला का बोझ उठाए हुए थी, अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और सीधा सिकंदर शाह से टकराई। एक लम्हे के लिए सब कुछ साकित हो गया। हुरैन ने घबरा कर ऊपर देखा। सामने खड़ा वजूद किसी चट्टान की तरह था। इसकी आंखें, हुरैन ने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थी। सर्द, गहरी, और इनमें एक अजीब सी वहशत थी। एक सेकंड के लिए इसकी सांस रुक गई। सिकंदर शाह, जो गुस्से में किसी को धक्का देने ही वाला था, ठटक गया। ये लड़की? इसकी आंखों में खौफ था, लेकिन इस खौफ के पीछे एक गहरा समंदर था। ऐसा दुख जो इसकी उम्र से कहीं बड़ा था। इससे पहले वो कुछ कहता, हुरैन ने फौरन फासला लिया। माफ़ी, वो घबराहट में बोली और जल्दी से आयला को संभालने लगी। अंधी हो क्या? नज़र नहीं आता? शाइस्ता बेगम ने इसे दोबारा झड़का और आयला को खींचकर डॉक्टर के पास ले गई। सिकंदर शाह अपनी जगह खड़ा रहा। इसकी नज़रें इस लड़की पर जमी थी, जो अब सहम कर एक कोने में खड़ी हो गई थी। इसने गैर इरादी तौर पर हुरैन की गाल पर उंगलियों के मध्यम पड़ते निशान और इसके आस्तीन से झांकती कलाई पर नीले निशान देख लिए थे। शेरू वापस आया। बॉस, सर्जन आ रहा है।
सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें अभी तक इस लड़की का ताक़ुब कर रही थी। बॉस, शेरू ने हैरत से इसे देखा। बॉस कभी किसी औरत की तरफ इस तरह नहीं देखता था। सिकंदर ने इसकी तरफ देखे बगैर सर्द लहजे में हुक्म दिया, वो लड़की कौन है बॉस? वो डॉक्टर नहीं। सिकंदर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो जो अभी मुझसे टकराई थी, वो जो कोने में खड़ी है। शेरू ने हुरैन को देखा, एक आम सी सहमी हुई लड़की। इसका क्या करना है बॉस? इसकी आंखें। सिकंदर ने सिर्फ इतना कहा जैसे खुद से बात कर रहा हो। फिर इसका लहजा दोबारा सख्त हो गया। पता करो ये कौन है, कहाँ से आई है, इसके साथ ये औरत कौन है जो इसे कुत्ते की तरह घसीट रही थी। मुझे अभी इसी वक्त इसकी पूरी तफसील चाहिए बॉस। सारी रिपोर्ट आ गई है। शेरू ने एक फाइल सिकंदर शाह के सामने रखी। सिकंदर ने इसे खोलने की जहमत नहीं की। इसने सिर्फ अपने आदमी की तरफ देखा, जवाब का मुंतजर। लड़की का नाम हुरैन है, बाप दुबई में होता है, दूसरी शादी की है। ये औरत शाइस्ता इसकी सुतीली माँ है। सिकंदर खामोश रहा। इसकी उंगलियों ने मेज़ पर एक बेचैन थाप देना शुरू कर दी। शेरू ने गला साफ किया, बॉस, जो आपने अस्पताल में देखा था वो सच है। वो औरत शाइस्ता अपनी बेटी आयला और शोहर के सामने हुरैन से बहुत अच्छा सलूक करती है, लेकिन सिकंदर की आवाज़ में सर्द महरी थी। लेकिन जब वो अकेली होती है तो वो इस पर बहुत जुल्म करती है। हमारे आदमियों ने तस्दीक की है। इसे मारती है, सारा दिन काम करवाती है और बात बात पर जलील करती है। लड़की बेजुबान है, बाप को कुछ नहीं बताती। शायद बाप भी इस औरत के जेर असर है। सिकंदर ने गहरा सांस ली। और वो छोटी लड़की आयला, वो अपनी सुतीली बहन से बहुत प्यार करती है। वो होती है तो शाइस्ता कुछ नहीं कहती। सिकंदर शाह कुछ देर खला में घूरता रहा। इसके जहन में इस लड़की का खौफजदा चेहरा और इसकी गाल पर पड़े वो निशान घूम रहे थे। ठीक है शेरू, तुम जा सकते हो। बॉस, कोई हुक्म? इस औरत का कुछ मैं खुद करूँगा। सिकंदर का लहजा फैसला कुन था। अगले दिन हुरैन कॉलेज से वापस आ रही थी। इसका दिल पहले ही सहमा हुआ था, क्योंकि आज इसके वालिद का फ़ोन आना था और शाइस्ता बेगम ने इसे सख्ती से हिदायत की थी कि वो फ़ोन पर सिर्फ अच्छी बातें करे। वो सोचों में गुम तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी कि अचानक एक चमकती हुई काली रिवो ने इसका रास्ता रोक लिया। वो बुरी तरह डर गई। इसने फौरन 2 कदम पीछे हटाए। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वही शख्स उतरा, अस्पताल वाला। वही कद, वही रोब और वही आंखें जिनमें एक अजीब सी वहशत थी। हुरैन की सांस हलक में अटक गई। रुको, इसकी भारी आवाज़ गली में गूंजी। जी। हुरैन ने घबरा कर इधर उधर देखा। गली सुनसान थी। डरने की जरूरत नहीं है। वो 2 कदम इसके करीब आया। मैं तुमसे बात करने आया हूँ, मुझसे? हुरैन को लगा इसका दिल बाहर आ जाएगा। देखिए, मैं आपको नहीं जानती, आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? सिकंदर ने इसकी आंखों में देखा। तुम मुझे जानती हो, हम अस्पताल में मिले थे। वो गलती से हो गया था, मुझे जाने दे। हुरैन ने एक तरफ से निकलने की कोशिश की, लेकिन इसने अपना हाथ फैलाकर रास्ता रोक दिया। मेरा नाम सिकंदर शाह है। हुरैन ने नाम सुनकर कोई तासुर नहीं दिया। वह इस नाम से वाकिफ नहीं थी, लेकिन इसके लहजे का रोब इसे मजीद खौफजदा कर रहा था। मुझे घर जाना है। मेरी अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। वही अम्मी जो तुम पर हाथ उठाती हैं? हुरैन का रंग फक हो गया। इसने झटके से इसकी तरफ देखा। आप क्या कह रहे हैं? मैं वो कह रहा हूँ जो वो सच है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ हुरैन। इसका नाम इसकी ज़ुबान से सुनकर हुरैन कांप गई। ये आदमी कौन था? इसे इसका नाम कैसे पता चला? देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी माँ बहुत अच्छी हैं। आप प्लीज़ जाइए। सिकंदर के लबों पर एक तलख मुस्कुराहट उभरी। इतनी अच्छी हैं कि इनके दिए हुए निशान तुम्हारी कलाई पर अब भी मौजूद हैं। हुरैन ने गैर इरादी तौर पर अपनी कलाइयाँ छुपाने की कोशिश की। सिकंदर ने एक कदम और आगे बढ़ाया। मैं वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूँ। मैं यहाँ तुमसे एक बात कहने आया हूँ। हुरैन ने खौफ से आंखें बंद कर ली। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। 3 अल्फाज, लेकिन वो किसी बम की तरह हुरैन के हवास पर गिरे। इसने आंखें खोलकर इस शख्स को देखा जैसे वो पागल हो गया हो। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? गुस्से और खौफ की मिली जुली कैफियत में इसकी आवाज़ कांप गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा ना, मैं सच कह रहा हूँ। सिकंदर के लहजे में कोई लचक नहीं थी। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा और इसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम सिर्फ मेरी हो। आप पागल हो गए हैं। हुरैन ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ न निकली। मैं आपको जानती तक नहीं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। खुदारा मेरा पीछा छोड़ दें। पीछा नहीं कर रहा, सिकंदर ने सर्द महरी से कहा। अपना हक मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकालने आया हूँ। मुझे नहीं निकलना। मेरा घर जैसा भी है मेरा है। आप कौन होते हैं? हुरैन को लगा वो रो देगी। ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है। मुझे जाने दे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। इससे सिकंदर को धक्का देना चाहा, लेकिन हिम्मत ना हुई। शोर?
सिकंदर हंसा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ? मुझे जानना भी नहीं है। हुरैन ने हिम्मत जमा की और इसके बाजू के नीचे से तेज़ी से निकली। आइंदा मेरा रास्ता मत रोकना। वो रुकी नहीं, सीधा घर की तरफ भागी। इसने मुड़कर भी नहीं देखा। सिकंदर शाह वहीं खड़ा रहा। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी शिद्दत थी। इसने हुरैन को भागते हुए देखा जब तक वो गली के कोने से मुड़ नहीं गई। शेरू जो पिछली सीट पर बैठा ये सब देख रहा था, हिम्मत करके बोला, बॉस। सिकंदर ने जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी में वापस बैठा। शेरू इस कलेजा पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। इसकी सुतीली माँ पर नज़र रखो। मुझे इसकी हर हरकत की खबर चाहिए। और ये लड़की, बॉस, इसने तो आपको। वो डरी हुई है। सिकंदर ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन वो मानेगी? इससे मानना पड़ेगा। वो सिकंदर शाह की इमानत है। अरे नहीं बहन, लड़का तो अपना हीरा है। थोड़ा आवारा है तो क्या हुआ, शादी के बाद सुधर जाएगा। शाइस्ता बेगम फ़ोन पर अपनी कज़न से चिपक कर बात कर रही थी। बस तो शाहिद को लेके आ जा, एक बार हुरैन को देख ले वो। लेकिन वो मानेगी? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अरे वो क्या मानेगी? शाइस्ता ने जहर खुंद लहजे में कहा। इसकी औकात ही क्या है? इसका बाप तो वैसे ही मेरी मुट्ठी में है। मैंने कह दिया कि लड़का अच्छा है तो बस अच्छा है। तू फिक्र न कर, इस मनहूस से जान छुड़ाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आयला जो स्कूल से अभी आई थी, कमरे के बाहर खड़ी ये गुफ्तगू सुनकर ठटक गई। आप इसे जान छुड़ाने? इसका नन्हा सा दिल किसी अनहोनी के खौफ से भर गया। शाइस्ता ने फ़ोन बंद किया और मुड़कर देखा तो आयला को पाया। अरे गुड़िया, तुम कब आई? इसने फ़ौरन लहजा बदला। अम्मी, आप आपी की शादी करवा रही हैं? आयला ने मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, कितना अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारी आपी के लिए। तुम्हारे अब्बू भी खुश हो जाएंगे। इसने आयला के गाल थपथपाए। शाम में जब हुरैन कॉलेज से आई तो घर में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। जा जल्दी से अच्छे कपड़े पहन कर आ, मेहमान आ रहे हैं। शाइस्ता ने हुक्म दिया। कौन मेहमान अम्मी? हुरैन ने थकावट से पूछा। तुम्हें देखने आ रहे हैं। हुरैन का दिल धक से रह गया। मुझे देखने? किस लिए? अरे रिश्ता आया है तेरा, मेरे कज़न का बेटा है शाहिद। बड़ा अच्छा लड़का है, शाइस्ता ने मसनूई मिठास से कहा। लेकिन अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। हुरैन की आवाज़ कांप गई। चुप करके जाओ, जो कहा है। शाइस्ता ने आंखें दिखाई। तेरी राय किसने मांगी है? हुरैन बेबसी से अपने कमरे में आ गई। इसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वो सिकंदर शाह नामी इस गुंडे को नहीं जानती थी, लेकिन वो इस अनजान रिश्ते से भी खौफजदा थी। 1 घंटे बाद ड्राइंग रूम में कह के गूंज रहे थे। हुरैन सर झुकाए चाय की ट्रे थामे दाखिल हुई। अरे वाह, ये है हमारी हुरैन, माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है। शाइस्ता की कज़न ने चिकनी चुपड़ी बातों से आगाज़ किया। हुरैन ने नज़र उठाकर मेहमानों को देखा। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। सामने बैठा शाहिद एक छिछोरी मुस्कुराहट के साथ इससे आंखों ही आंखों में नोच रहा था। इसकी शक्ल से ही लिफंगापन टपक रहा था। जी फूफो, लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई है। शाहिद ने दांत निकाले। भाभी बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। हुरैन के हाथ कांप के चाय की प्याली झिलकने लगी। अरे आराम से बेटा, रखो ट्रे। शाइस्ता ने दांत पीसते हुए कहा, मगर मेहमानों के सामने मुस्कुरा रही थी। शाहिद बेटा, तुम हुरैन से कुछ बात करना चाहो तो? नहीं। हुरैन फौरन बोली, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो ट्रे पटक कर खड़ी हो गई। अम्मी, मुझे पढ़ाई करनी है। बदतमीज़ लड़की, शाइस्ता ने चीखना चाहा मगर जब्त कर गई। हुरैन तेज़ी से मुड़ी और अपने कमरे की तरफ भागी। इसका दिल रो रहा था। अरे कोई बात नहीं बहन, कज़न ने बात संभाली। शर्माती है बच्ची, हमें तो रिश्ता मंजूर है। शाहिद ने एक घटिया कहका लगाया। शर्म तो शादी के बाद वैसे ही उतर जानी है बॉस। शेरू ने फ़ोन पर तेज़ी से इतला दी। वो औरत घर पर किसी लफंगे लड़की को लाई है, रिश्ता पक्का हो रहा है। लड़की रोती हुई कमरे में गई है। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। फिर सिकंदर शाह की सर्द खतरनाक आवाज़ उभरी। गाड़ी निकालो। ड्राइंग रूम में अभी मुबारकबादों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि बाहर का दरवाज़ा किसी धमाके से खुला। सिकंदर शाह शेरू और 2 मसला गार्ड्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखों में आज अस्पताल से ज़्यादा वहशत थी। कौन हो तुम? शाइस्ता की कज़न घबरा कर खड़ी हो गई। शाहिद ने हीरो बनने की कोशिश की। ओए कौन है बे तू? और अंदर कैसे घुस आया? सिकंदर ने इसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। ऐसे शेरू को इशारा किया। शेरू और दूसरे गार्ड ने शाहिद को गर्दन से पकड़ा और उठाकर दीवार से दे मारा। आह! सिकंदर की चीख निकल गई। आवाज़ नहीं। शेरू ने इसके मुंह पर हाथ रखते हुए धमकी दी। तुम? शाइस्ता का रंग उड़ गया जब इसने सिकंदर को पहचाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? शोर सुनकर हुरैन भी सहमे हुए कमरे से बाहर निकली। सिकंदर को वहां देखकर वो वहीं जम गई। सिकंदर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शाइस्ता के सामने आकर रुका। इसके कद के सामने शाइस्ता बोनी लग रही थी। तो ये है तेरा मंसूबा?
सिकंदर की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि हुरैन को कपकपी आ गई। कैसा मंसूबा? मैं नहीं जानती तुम कौन हो, निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस। पुलिस? सिकंदर हंसा, एक ऐसा कहका जिससे रूह कांप जाए। तेरे इस कचरे के ढेर के लिए तू पुलिस बुलाएगी? इसने दीवार से लगे शाहिद की तरफ इशारा किया। ये मेरी बेटी है। शाइस्ता ने हिम्मत जमा की। मैं इसकी माँ हूँ, मैं जहाँ चाहे इसका रिश्ता करूँ। तुम कौन होते हो दखल देने वाले? माँ। सिकंदर ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो माएँ जो बेटियों पर जुल्म करती हैं, इन्हें नौकरानियों की तरह रखती हैं, इन पर हाथ उठाती हैं। शाइस्ता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? सिकंदर ने इसकी आंखों में झांका। तुम्हें जलील होने का बहुत शौक है ना? तुमने सोचा तुम इस मासूम को इस लिफंगे के हवाले करके इसका बाप का पैसा खाओगी? ये मेरा भतीजा है, वो चीखी। ये जो भी है, सिकंदर का लहजा फैसला कुन था। आज के बाद ये तुम्हें यहाँ नजर नहीं आएगा। वो मुड़ा और हुरैन को देखा जो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। फिर इसकी नज़र वापस शाइस्ता पर जमी। आज आखिरी बार कह रहा हूँ। इसकी आवाज़ में ऐसी धमकी थी कि सबके सांस रुके। ये लड़की हुरैन, ये मेरी इमानत है। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। हुरैन ने बेयकीनी से इसे देखा। मेरी इमानत? अगर आइंदा, सिकंदर ने अपनी उंगली शाइस्ता की तरफ बढ़ाई, तुमने इसे तकलीफ देने का सोचा भी या इसकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो याद रखना, मैं इस घर को जलाकर राख कर दूंगा, तुम्हारे समेत। इसने शेरू को इशारा किया। शेरू ने शाहिद को धक्का देकर ज़मीन पर गिराया। अगर दोबारा इस गली में भी नजर आया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। सिकंदर शाह मुड़ा। इसका चेहरा तासुरात से आरी था, मगर इसकी आंखें शोले उगल रही थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। हुरैन के पास से गुजरते हुए वो एक लम्हे को रुका। इसके तरफ देखे बगैर सिर्फ इतना कहा, फिक्र मत करो। और वो तूफान की तरह आया था और तूफान की तरह ही चला गया। पीछे रह गई तो सिर्फ जिल्लत, खौफ और एक लड़की जिसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सिकंदर शाह के जाने के बाद घर में एक तूफानी खामोशी छा गई। शाइस्ता बेगम का चेहरा जिल्लत और गुस्से से सुर्ख था। इसकी कज़न और शाहिद तो कब के दुम दुबाकर भाग गए थे। इतनी हिम्मत इस गुंडे की, मेरी दहलीज पर आकर मुझे धमका गया। वो दांत पीस रही थी। हुरैन अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी। मेरी इमानत, इस लफ्ज़ ने इसके दिल में खौफ और एक अनजाना सा एहसास पैदा कर दिया था। वली फंगा शाहिद एक अजाब था तो ये सिकंदर शाह क्या था? रात भर शाइस्ता जागती रही। इसकी आना को शदीद ठेस लगी थी। सुबह फजर की अजान के साथ इसने फ़ोन उठाया। कहाँ मर गया तू? इसे शाहिद को फ़ोन पर झाड़ा। खाला, वो आदमी, वो तो बहुत ख़तरनाक था। शाहिद की घबराई हुई आवाज़ आई। चूड़ियाँ पहन ले, गुंडे से डर गया। शाइस्ता चीखी। सुन, अगर तुझ में ज़रा भी गैरत है तो अभी इसी वक्त अपने 2-4 दोस्तों और किसी मौलवी को लेकर मेरे घर पहुँच। मैं आज ही तेरा और इस मनहूस का निकाह पढ़वाऊँगी। लेकिन खाला, वो फिर आ गया तो? वो नहीं आएगा। इतनी सुबह कौन आ जाएगा? तू बस फ़ौरन पहुँच, मैं इसे तैयार रखती हूँ। इसने फ़ोन बंद किया और सीधा हुरैन के कमरे में गई। हुरैन जाए नमाज पर बैठी थी। उठ, शाइस्ता ने इसे बाजू से पकड़ कर खींचा। चल, आज तेरा निकाह है। क्या? हुरैन की आंखें फटी की फटी रह गई। कैसा निकाह अम्मी? खुदारा कल रात जो हुआ इसीलिए कर रही हूँ। शाइस्ता ने इसे थप्पड़ मारा। इस गुंडे ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला तो इस शाहिद से निकाह करेगी, अभी और इसी वक्त, ताकि इस सिकंदर का गरूर खाक में मिल जाए। मैं नहीं करूँगी, हुरैन ने चीख कर कहा। करेगी, तेरा बाप भी करेगा। शाइस्ता ने इसे बालों से घसीटना शुरू कर दिया। आयला शोर सुनकर जाग गई और अपनी माँ से लिपट गई। अम्मी, छोड़ दें आपी को प्लीज़, हट जा आयला। शाइस्ता ने इसे धक्का दिया और कमरे में बंद कर दिया। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद अपने 2 लिफंगे दोस्त और एक नीम ख्वाबिदा मशकूक मौलवी के साथ खड़ा था। चलो मौलवी जी, शुरू करें। शाइस्ता ने हुरैन को सोफे पर पटका। नहीं, खुदा के लिए मुझ पर यह जुल्म मत करें। हुरैन रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। शाहिद ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ा। कल बड़ी जुबान चल रही थी तेरी, अब बोल, छोड़ो मुझे, जानवर। इससे पहले मौलवी एक लफ्ज़ कहता वही हुआ जिसका शाइस्ता को वहमो गुमान भी ना था। मरकज़ी दरवाज़ा एक ज़ोरदार लात से टूट कर गिरा। सामने सिकंदर शाह खड़ा था। इसकी आंखें खून उगल रही थी। वो अकेला नहीं था, शेरू और इसके 4 आदमी इसके पीछे थे। तुम? शाइस्ता की चीख हलक में ही घुट गई। शाहिद और इसके दोस्तों की रूह फना हो गई। सिकंदर के आदमियों ने एक लम्हे में तीनों को दबोच लिया। सिकंदर शाह ऐसा चलता हुआ शाहिद के पास आया जो अब भी हुरैन का बाजू पकड़े हुए था। तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। सिकंदर की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। छोड़ इसे, सिकंदर ने धाड़ कर कहा। शाहिद ने फौरन हुरैन का बाजू छोड़ दिया। सिकंदर ने शेरू की तरफ देखा। शेरू ने आगे बढ़कर शाहिद के मुंह पर एक ज़ोरदार मुक्का मारा। आह! सिकंदर ने कोई रहम नहीं खाया। इसने शाहिद को बालों से पकड़ा और दीवार से दे मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मानत को दोबारा हाथ लगाने की? वो इसे मारता रहा, वहशियों की तरह।
हुरैन खौफ से आंखें बंद किए रो रही थी। बॉस मर जाएगा, शेरू ने पुकारा। सिकंदर रुका। इसने शाहिद को जब आदमवा हो चुका था शेरू की तरफ धकेला और इसे, इसके साथियों को और इसके जाली मौलवी को गली से बाहर फेंक दो और आइंदा ये इस शहर में नजर ना आए। शेरू ने हुक्म की तामील की। कमरे में अब सिर्फ सिकंदर, हुरैन और सहमी हुई शाइस्ता रह गए। सिकंदर मुड़ा और हुरैन को देखा। मैं अपना काजी लेकर आया हूँ। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया जहाँ एक बावकार मौलवी साहब और 2 गवाह खड़े थे। निकाह होगा अभी? हुरैन, जो एक अजाब से निकली थी दूसरे अजाब में फंसती देखकर चीख पड़ी। नहीं, मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी। आप सब एक जैसे हैं, ज़बरदस्ती करने वाले। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। सिकंदर का लहजा कदरे नरम हुआ। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मुझे नहीं बचना। वो रोते हुए बोली, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तुम? सिकंदर कुछ कहने ही वाला था कि बाहर से एक और आवाज़ आई। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? सब ने मुड़ कर देखा। दरवाजे पर अरशद साहब, हुरैन के वालिद, सूटकेस थामे खड़े थे। वो शायद सरप्राइज़ देने आए थे, मगर यहाँ का मंजर देखकर खुद शौक में थे। अब्बा? हुरैन ने बेयकीनी से अपने बाप को देखा। शाइस्ता ने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। वो भागकर अपने शोहर से लिपट गई। अरशद, आप आ गए? देखिए ना, ये गुंडा, ये हमारी हुरैन से ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता है। मैंने रोका तो इसने शाहिद को भी मारा। अरशद साहब ने घबरा कर सिकंदर को देखा, फिर अपनी बेटी को। हुरैन बेटा, ये कौन है? ये औरत सच कह रही है। हुरैन ने अपने बाप को देखा। वो बाप जो इसे डाइन के हवाले करके भूल गया था। वो बाप जिसने कभी पलट कर ना पूछा था कि वो जिंदा है या मर गई। इसके अंदर का सारा लावा फट पड़ा। इसकी आंखों से आंसू खुश्क हो गए। इसने अपने बाप को सर्द स्पाट नज़रों से देखा। ये झूठ बोल रही है। शाइस्ता ने फातिहाना नज़रों से अरशद को देखा। लेकिन हुरैन की आवाज़ बुलंद हुई, अब मैं इस झूठ को सच करने जा रही हूँ। सब साकित रह गए। हुरैन ने सिकंदर शाह की तरफ देखा, जो खुद इसके रद्द अमल पर हैरान था। मुझे ये निकाह मंजूर है। हुरैन? अरशद साहब चीखे, ये क्या पागलपन है? तुम जानती हो ये कौन है? नहीं जानती। हुरैन अपने बाप पर चीखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं नहीं जानती थी ये औरत कौन है, जिसके रहमो करम पर आप मुझे छोड़ गए थे। आपको तो मेरी चीखें भी सुनाई नहीं देती थी ना? इसकी आवाज़ में सालों का दुख था। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गुंडा सही, कम अज़ कम इस जहन्नुम से तो बेहतर होगा। वो सिकंदर की तरफ मुड़ी। पढ़वाएं निकाह? सिकंदर ने काजी साहब को इशारा किया। अरशद साहब चीखते रहे। शाइस्ता सख्ते में खड़ी रही। चंद मिनटों में निकाह हो गया। कबूल है कहते वक्त हुरैन की नज़रें अपने बाप के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो इसे सजा दे रही हो। चलो। निकाह मुकम्मल होते ही सिकंदर ने हुरैन से कहा। हुरैन उठी। इसने अपने बाप पर आखिरी नज़र डाली और बगैर कुछ कहे, बगैर कोई सामान लिए इस घर से बाहर निकल गई। सिकंदर शाह इसके पीछे था। वो इसे अपने घर, अपनी दुनिया में ले जा रहा था। सफ़र खामोशी से कटा। हुरैन शीशे से बाहर अंधेरे को घूर रही थी। इसका चेहरा आंसू से खुश्क और तासुरात से आ रही था। वो एक सदमे की कैफियत में थी। सिकंदर शाह ने गाड़ी चलाते हुए कई बार इसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोलने की हिम्मत ना की। वो औरत जो चंद घंटे पहले तक एक सहमी हुई लड़की थी, अब एक उबलते हुए लावे की तरह लग रही थी, जिसने अपने बाप के सामने ही से कबूल कर लिया था। गाड़ी बड़े से आहिनी गेट के सामने रुकी। मसला गार्ड ने तेजी से गेट खोला। ये कोई आम घर नहीं था, ये किला था। हर तरफ पहरेदार थे। हुरैन का दिल एक नए खौफ से धड़का। वो एक जहन्नुम से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में आ गई थी। सिकंदर ने गाड़ी रोकी और इसका दरवाज़ा खोला। आ जाओ। हुरैन बुना कुछ कहे उतरी और इसके पीछे चल पड़ी। घर अंदर से जितना आलीशान था, इतना ही सर्द था। हर चीज़ महंगी और बेजान लग रही थी। वो इसे एक वसी बारीज़ बेडरूम में ले आया। ये तुम्हारा कमरा है? सिकंदर ने थकावट से कहा। हुरैन कमरे के बीच में किसी मुजस्मे की तरह खड़ी रही। इसने नज़र उठाकर कमरे को भी नहीं देखा। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। वो इसके करीब आया। हुरैन, मैं जानता हूँ जो हुआ। इसने अपना हाथ इसके कंधे पर रखने की कोशिश की। दूर रहो मुझसे। हुरैन एक झटके से पीछे हटी, जैसे इसने आग को छू लिया हो। इसकी आवाज़ में नफरत और जहर था। सिकंदर के हाथ वहीं हवा में मुअल्लिक रह गए। इसके माथे पर बल पड़ गए। मैं तुम्हारा शोहर हूँ। शोहर? हुरैन जहरीली हंसी हंसी। कैसे शोहर? वो जो ज़बरदस्ती घरों में घुस आते हैं, जो बंदूक की नोक पर निकाह करते हैं। मैंने तुम पर बंदूक नहीं तानी थी। सिकंदर के लहजे में सख्ती आई। कबूल है, तुमने अपनी मर्जी से कहा था, अपने बाप के सामने। मर्जी? हुरैन अब चीखी। इसके अंदर का सारा गुबार बाहर आ रहा था। कैसी मर्जी? आपको अंदाज़ा है वहाँ क्या हो रहा था? एक तरफ वो दरिंदा शाहिद था तो दूसरी तरफ आप। एक तरफ वो औरत थी जिसने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी थी, दूसरी तरफ मेरा बाप था जो मुझे इसके हवाले करके भूल गया था। इसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। आप सब एक जैसे हैं। सब मर्द सिर्फ अपनी ताकत दिखाना जानते हैं। आपने भी तो वही किया। इस लिफंगे को मारकर आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे ख़रीदा है। हुरैन, सिकंदर ने पहली बार आवाज़ ऊंची की। अल्फाज संभाल कर इस्तेमाल करो। क्यों? सच कड़वा लगा?
وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ نے مجھے اپنی امانت کہا تھا، جیسے میں کوئی چیز ہوں، کوئی ٹرافی جو آپ نے اس عورت سے جیت لی۔ آپ نے میرے باپ کو ذلیل کیا اور مجھے ذلت میں شریک کر کے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ سکندر شاہ، جس کے نام سے شہر کانپتا تھا، آج ایک لڑکی کے سامنے لاجواب کھڑا تھا۔ اس سے غصہ آ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں اس نے بے بسی دیکھی تھی اتنی تیز زبان بھی ہو سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تم سے بدلہ لیا ہے؟ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ اور نہیں تو کیا، حرین نے دھتکار دیا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، میں صرف ایک قیدی ہوں جو ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ میں آپ سے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی اس شائستہ بیگم سے۔ یہ آخری جملہ ایک تیر کی طرح سکندر کے دل میں لگا۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے مڑا۔ فاطمہ، اس نے آواز دی۔ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون جو شاید ملازمہ تھی فوراً کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تمہاری بیگم ہے۔ سکندر کا لہجہ بالکل سپاٹ اور سر تھا۔ آج سے تم ان کے ساتھ رہو گی، انہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ ان تک پہنچنی چاہیے۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا، پھر اپنی نظریں واپس حرین پر جمائیں جو ابھی تک غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم ایک جیل سے ہی آئی ہو۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تو ٹھیک ہے، اس نئی جیل میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، سوائے میری موجودگی کے۔ اس نے مڑ کر آخری بار کہا، جب تک تمہارا یہ دماغ ٹھکانے نہیں آتا، یا جب تک تم مجھے خود اپنے شوہر کے طور پر قبول نہیں کرتی، میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ حرین کے گھٹنے جواب دے گئے۔ وہ وہیں فرش پر گر پڑی۔ وہ جیت گئی تھی یا شاید وہ سب کچھ ہار گئی تھی۔ وہ اس عالیشان ٹھنڈے کمرے میں تنہا رہ گئی تھی۔ دن گزرتے گئے، ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ۔ سکندر شاہ اپنے لفظوں کا پکا نکلا۔ وہ دوبارہ اس کمرے میں نہیں آیا۔ حرین کے لیے فاطمہ ہر چیز وقت پر لاتی، بہترین کھانا، آرام دہ کپڑے، کتابیں۔ اس سے کسی نے ایک کام کو نہیں کہا، کسی نے اس پر آواز نہیں کسی۔ یہ وہ زندگی تھی جس کے لیے وہ شاید کبھی ترستی تھی، لیکن یہ سب ایک قید کی دیواروں کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ سارا دن کھڑکی سے باہر اس قلعے نما گھر کے وسیع لان کو دیکھتی رہتی، جہاں مسلح گارڈز گشت کرتے تھے۔ پہلے چند دن اس کا غصہ سلامت رہا۔ اچھا ہوا چلا گیا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ پھر اس کے غصے کی جگہ الجھن نے لے لی۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے مجھے اس عذاب سے نکالا اور پھر مجھے یہاں لا کر پھینک دیا۔ ان سب کو 15 دن گزر چکے تھے۔ آج 2 ہفتے مکمل تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، لیکن حرین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ غصہ اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک خالی پن نے لے لی تھی۔ وہ کہاں ہوگا؟ کیا وہ واقعی کبھی واپس نہیں آئے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر اپنے ہی خیال پر جھنجھلا گئی۔ مجھے کیا، جہنم میں جائے۔ اس نے اس بے چینی کو بھگانے کے لیے شاور لینے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر بعد وہ باتھ روم سے نکلی۔ اس سے صرف ایک ڈھیلا ڈھالا باتھ روب پہنا ہوا تھا جو ٹھیک سے بند بھی نہیں تھا۔ اس کے گیلے کپڑے اس کی گردن اور کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تولیے سے اپنے بال خشک کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ حرین نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا، سامنے سکندر شاہ کھڑا تھا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ سکندر کی آنکھیں جو کسی فائل پر جمی تھی اٹھیں اور سیدھا اس کے نیم عریاں وجود پر پڑی۔ اس کا ڈھیلا روب، پانی کے قطرے جو اس کی گردن سے پھسل کر اس کے سینے کی لکیر میں جذب ہو رہے تھے۔ سکندر کی سانس ایک پل کے لیے رکی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا، جیسے اس نے کوئی ناگوار چیز دیکھ لی ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز بھاری اور سر تھی۔ مجھے لگا تم سو گئی ہوگی۔ حرین، جو پہلے ہی صدمے اور شرمندگی سے سرخ ہو چکی تھی، فوراً دیوار کی طرف مڑی اور اپنے روب کو کس کر پکڑ لیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ باہر آ جائے گا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، میری کچھ ضروری فائلیں تھیں ڈیسک میں۔ وہ تیزی سے کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس کی پشت اب حرین کی طرف تھی۔ اس نے دراز کھولا اور تیزی سے اس میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ حرین وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، باتھ روم میں واپس بھاگ جائے یا یہیں کھڑی رہے۔ مل گئی، سکندر کی آواز آئی۔ اس نے ایک فائل اٹھائی۔ وہ مڑا، لیکن اس کی نظریں اب بھی فرش پر تھیں۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھا۔ حرین نے ہمت کر کے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ جا رہا تھا۔ اس نے اس حالت میں دیکھا، وہ بس جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا۔ اس نے مڑ کر حرین کو نہیں دیکھا، بس اتنا کہا، اپنا دروازہ لاک کر لیا کرو، اور وہ چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی حرین نے گہرا سانس لیا۔ وہ تیزی سے بھاگی اور دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ پھر وہ کانپتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ شخص، وہ ڈان، اس نے اسے اس حالت میں دیکھا اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے تو اسے دھتکارا تھا، اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، پھر بھی اس نے اس کی عزت کا پاس رکھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو کمرہ دوبارہ ویسا ہی خالی اور سرد تھا،
لیکن آج اس خالی پن میں کچھ مختلف تھا۔ وہ ابھی آیا تھا اس کمرے میں، سانس لے رہا تھا، وہ نہیں تھا۔ حوران بستر پر لیٹ گئی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے غصہ آنا چاہیے تھا کہ وہ یوں بن دستک چلا آیا، لیکن اسے غصے کی جگہ ایک عجیب سی خلش ہو رہی تھی۔ اسے سکندر کی یاد آ رہی تھی، اسے اس شخص کی یاد آ رہی تھی جس نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اگلا دن اذیت ناک تھا۔ حوران اپنے کمرے میں قید تھی، لیکن اس کا دماغ بار بار گزشتہ رات کے منظر پر اٹک جاتا تھا۔ جس طرح سے اس نے نظریں پھیری تھی، جس طرح اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا، اور جس طرح وہ دروازہ لاک کرنے کا کہہ کر چلا گیا تھا، اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے دھتکارا تھا، اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، تو اب کیوں اس بارے میں سوچ رہی ہوں؟ دوپہر کے وقت سے باہر لاؤنج سے آوازیں آئیں، سکندر کی بھاری آواز۔ وہ ٹھٹک گئی۔ 15 دن بعد وہ آج اس گھر میں دن کے وقت آیا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ ایک نسوانی کہکا بلند ہوا، بہت بے تکلف کھنکتا ہوا۔ کم آن سکندر، تم بھی نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حوران کا دل کسی انجانے احساس سے جل اٹھا۔ اس سے رہا نہیں گیا۔ کون تھی یہ؟ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے کے دروازے تک آئی اور ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ لاؤنج میں سکندر صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے بازو کو سینے پر لپیٹے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی حوران سے بالکل مختلف تھی۔ جینز اور چست ٹاپ میں ملبوس، بال چھوٹے کٹے ہوئے، اور اس کے چہرے پر اعتماد ہی اعتماد تھا۔ وہ کسی گینگسٹر فلم کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں زارا، وہ ڈیل فائنل ہے، تم بس پیپرز ریڈی کرو۔ سکندر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ فائن باس، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی نظر اچانک دروازے کی دراڑ سے جھانکتی حوران پر پڑی۔ زارا کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور سوال ابھرے۔ سکندر؟ زارا نے سکندر کو نہیں بلکہ حوران کو گھورتے ہوئے پکارا۔ سکندر نے فائل سے نظریں اٹھائی اور زارا کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اس کی نگاہ حوران پر پڑی جو اب گھبرا کر پورا دروازہ کھول کر سامنے آ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ زارا کے لہجے میں اب سرد مہری تھی۔ سکندر کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا۔ اس نے حوران کو دیکھا جو اپنے ڈھیلے ڈھالے گھریلو لباس میں اس ماڈرن لڑکی کے سامنے خود کو بہت کمتر محسوس کر رہی تھی۔ یہ حوران ہے۔ سکندر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی؟ بیوی؟ لفظ زارا کے چہرے پر کسی تیزاب کی طرح گرا۔ اس کے چہرے کا سارا اعتماد، ساری چمک ایک پل میں بجھ گئی۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے پہلے سکندر کو اور پھر حوران کو دیکھا۔ تم نے شادی کر لی؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ کب؟ اور مجھے بتایا تک نہیں؟ یہ سب اچانک ہوا۔ سکندر کے لہجے میں وضاحت نہیں، حکم تھا۔ زارا نے خود کو سنبھالا۔ اس کے دل کے ٹوٹنے کی آواز شاید کسی نے نہیں سنی، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی سب عیاں کر رہی تھی۔ اس نے حوران کو سر سے پاؤں تک دیکھا، ایک سہمی ہوئی عام سی لڑکی۔ اس کے لیے؟ سکندر شاہ نے اس کے لیے؟ او! زارا نے ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ مبارک ہو۔ حوران اپنی جگہ کھڑی جل رہی تھی۔ اسے زارا کی ٹوٹی ہوئی آنکھوں سے زیادہ سکندر کا رویہ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کتنا بے تکلف تھا، اور اب اسے میری بیوی کہہ کر ایسے متعارف کروا رہا تھا جیسے کوئی مجبوری ہو۔ اور یہ زارا، یہ کون تھی؟ کیا یہ اس کی گینگ کی تھی؟ کیا یہ بھی اس کی اتنی ہی قریب تھی جتنا وہ دکھا رہی تھی؟ سکندر، ہمیں میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ زارا نے فوراً موضوع بدلا۔ اس کا لہجہ پروفیشنل اور سرد تھا۔ ہاں چلو۔ سکندر نے فائل اٹھائی اور زارا کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مڑ کر ایک بار بھی حوران کی طرف نہیں دیکھا، جو لاؤنج کے بیچ میں کھڑی ان دونوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ جیسے وہ نظروں سے اوجھل ہوئے، حوران کے اندر جلن کی ایک تیز لہر تھی۔ وہ زارا، اس کا اعتماد، اس کا سکندر کو باس کہنا، اور سب سے بڑھ کر سکندر کا اس کے ساتھ رویہ۔ وہ گینگ کی لڑکی ہے۔ حوران نے دانت پیستے وہ اسے گھر لے آیا میرے ہوتے ہوئے۔ آج پہلی بار اسے اس گھر پر اور اس گھر کے مالک پر غصے سے زیادہ ملکیت کا احساس ہو رہا تھا۔ سارا دن حوران کے سینے میں آگ لگی رہی۔ وہ زارا نامی لڑکی اس کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی۔ اس کے بے باک انداز، اس کا سکندر کو باس کہہ کر پکارنا، اور سب سے بڑھ کر سکندر کا اسے میری بیوی کہہ کر متعارف کروانے کا وہ سرد سپاٹ انداز۔ وہ میرے ہوتے ہوئے اسے گھر لے آیا؟ اتنی ہمت؟ اس نے فاطمہ سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سکندر اکثر رات کو گھر نہیں آتا، اپنے کسی دوسرے ٹھکانے پر رہتا ہے جہاں اس کی گینگ کا کام ہوتا ہے۔ آج اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کیا وہ آج بھی اسی زارا کے ساتھ ہوگا؟ یہ خیال ہی اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ رات گہری ہو گئی، لیکن حوران جاگتی رہی۔ وہ غصے، جلن، ایک انجانی تکلیف میں مبتلا اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تبھی سے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ آیا ہے۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلی اور سیدھا اس راہداری میں آ گئی جو سکندر کے ذاتی اسٹڈی کی طرف جاتی تھی۔ سکندر تھکا ہارا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اتنی رات کو؟ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور حوران اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال کھلے تھے، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، اور وہ آج کسی سہمی ہوئی ہرنی کی بجائے ایک زخمی شیرنی لگ رہی تھی۔ سکندر اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم اس وقت؟ سب ٹھیک ہے؟
آج آپ گھر پر رک رہے ہیں؟ حورین نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست پوچھا۔ سکندر اس کے اس انداز پر چونک گیا۔ اس کا لہجہ حکم اور سوال کے درمیان تھا۔ ہاں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں، حورین نے ایک لفظ چبا کر کہا، کہ وہ لڑکی جسے آپ آج دوپہر یہاں لائے تھے، وہ زارا، وہ آئندہ اس گھر میں قدم نہ رکھے۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت اور پھر خطرناک چمک ابھری۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں۔ حورین کی آواز اونچی ہو گئی۔ اور کیا یاد دلا رہی ہو؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، تم نہیں کہا تھا کہ تم میری بیوی نہیں، ایک قیدی ہو؟ تمہیں میری زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح لگے۔ حورین کو یاد آیا کہ اس نے خود ہی سے دھتکارا تھا، لیکن آج کی جلن اس کی آنا سے بڑھی تھی۔ تو کیا آپ اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ آپ اس عورت کو میرے سامنے لا کر مجھے جلائیں گے؟ وہ گینگ کی لڑکی ہے۔ سکندر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ یہاں کام سے آئی تھی؟ کام سے؟ حورین چیخی۔ اتنا کیا ضروری کام تھا جو آپ کے گھر تک آ گیا؟ یا آپ کے گینگ میں مرد ختم ہو گئے ہیں جو آپ کو عورتوں سے کام لینا پڑ رہا ہے؟ حورین! سکندر نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ زبان سنبھالو اپنی، تم زہرا کو نہیں جانتی، مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ حورین نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور اسے جھٹکے میں اسے سکندر کا کالر پکڑ لیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سکندر نے حیرت سے پہلے حورین کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کی کالر پر تھا، اور پھر اس کے چہرے کو۔ میں آپ کی بیوی ہوں، حورین نے کانپتی آواز میں کہا، جیسے اسے خود اس لفظ پر یقین نہ ہو رہا ہو۔ آپ کسی اور عورت کو اس گھر میں نہیں لا سکتے۔ سکندر کے لبوں پر ایک خفیف، بہت تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، آج تمہیں یاد آ گیا کہ تم بیوی ہو؟ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، یاد آ گیا تو پھر؟ سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آواز اب بھاری اور گہری ہو گئی تھی۔ اس دن تو تم مجھے دھتکار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ میں حورین لاجواب ہو گئی۔ بیوی ہو تو بیوی ہونے کا ثبوت دو۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم نے مجھے اپنے کمرے سے، اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ حورین نے گہرا سانس لیا۔ آج وہ یا تو سب کچھ ختم کر دے گی یا سب کچھ شروع کر دے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور سکندر کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلے بیویوں والے حق تو دو۔ سکندر کے چہرے پر تاثرات بدل گئے۔ یہ وہ حورین نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، حورین نے ہمت جمع کی، کہ اگر میں آپ کی بیوی ہوں تو آپ کو بھی میرا شوہر بننا پڑے گا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ رات میرے پاس آؤ۔ کمرے میں ایک گہرا باہر سناٹا چھا گیا۔ سکندر نے اپنے کالر پر حورین کے لرزتے ہاتھ اور اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئے ضد اور آنسوؤں کو دیکھا۔ رات میرے پاس آؤ، یہ الفاظ ہوا میں معلق تھے۔ وہ ایک ڈان تھا، اس نے زندگیاں لی تھی، سلطنتیں ہلائی تھی، لیکن اسے ایک لمحے میں اس لڑکی کے سامنے سے لگا اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی آواز جب بالآخر نکلی تو وہ گہری اور بھاری تھی۔ رات کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، نہ ہی غصہ، ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی جسے وہ پوچھ رہا ہو کہ اب اس نئے کھیل کی کیا ضرورت ہے۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے اندر کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ وہی ضرورت، اس کی آواز کانپ گئی، جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے، جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی دوسری عورت اس کے گھر میں اس کے شوہر کے پاس نہ آئے۔ اس سے زہر نہیں اگلا، اس نے اپنا حق جتایا تھا۔ سکندر نے چند لمحے سے بغور دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر ہر تاثر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جسے وہ بچا کر لایا تھا، یہ وہ عورت تھی جو اپنا حق مانگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے کالر سے اس کا ہاتھ ہٹایا، لیکن اسے چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی سرد انگلیوں کو اپنی گرم سخت گرفت میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، اس نے صرف اتنا کہا، ایک لفظ، لیکن یہ ایک فیصلے کی طرح تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اسے کھینچتا ہوا اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ حورین کے قدم اس کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ راہداری کا سناٹا ان کے قدموں کی چاپ سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے تک کا یہ چند قدموں کا فاصلہ صدیوں پر محیط لگا۔ اس کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا سکندر اس کی کلائی میں اس کی دھڑکنیں محسوس کر سکتا ہے۔ وہ اس کے کمرے کے سامنے رکے۔ سکندر نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ حورین کمرے کے بیچ میں آ کر رک گئی۔ سکندر نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ لاک کرنے کی آواز کمرے کی خاموشی میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ اب وہ دونوں اس کمرے میں قید تھے۔ سکندر نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ حورین نے سانس روک لیا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا۔ تو یہ سب اس زارا کی وجہ سے ہے؟ اس نے دھیمی سرگوشی جیسی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں حورین کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ حورین نے جواب نہیں دیا، بس اپنے لرزتے لبوں کو دانتوں تلے دبا لیا۔ اس کی یہ ادا سکندر کے ضبط کا آخری دھاگا توڑ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے سخت انگلیوں سے اس کے کانپتے ہوئے ہونٹ کو اس کے دانتوں کی قید سے آزاد کیا۔ حورین کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ تمہیں جلن ہو رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اس نے بتایا تھا۔ اس سے پہلے حورین کچھ کہتی
सिकंदर ने फासला मिटा दिया। इसे झुककर अपने होंठ इसके होंठों पर रख दिए। वो एक लम्हे के लिए साकित हो गई। ये बोसा नरम नहीं था, ये सजा भी नहीं था, ये एक दावा था, ये इन 15 दिनों की दूरी का इजहार था, ये इसकी धुतकार का जवाब था, ये ज़ारा पर इसके गुस्से का एतराफ़ था। हुरैन की सिसकारी इसके मुंह में ही घुट गई। इसके हाथ जो अब तक बेजान लटक रहे थे उठे और घबराहट में सिकंदर की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया। सिकंदर ने इसके रद्द-ए-अमल को महसूस किया। वो इसे भगाना नहीं चाहती थी, वो इसे रोक नहीं रही थी। इसने बोसे की शिद्दत बढ़ा दी। ये अब सिर्फ होंठों का मिलाप नहीं रहा था, ये एक तूफान था जिसने हुरैन की हवास को जकड़ लिया। सिकंदर का एक हाथ इसकी कमर में हमाइल होकर इसे अपने करीब, बहुत करीब खींच रहा था और दूसरा हाथ इसके बालों में घुसकर इसके सर को थामे हुए था ताकि इसके लम्ब से 1 इंच भी दूर ना जा सके। हुरैन की सांसें उखड़ने लगी। इससे लगा वो इस शिद्दत से पिघल जाएगी। इसके जिस्म में आग लग गई थी। सिकंदर का वजूद, इसकी खुशबू, इसके होंठों की गर्मी, ये सब इस पर हावी हो रहा था। जब सिकंदर ने सांस लेने के लिए चंद लम्हों का वक्फा लिया तो इनके माथे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों तेजी से सांस ले रहे थे। हुरैन की आंखें बंद थी और इसके होंठ सूजे हुए सुर्ख हो रहे थे। आंखें खोलो हुरैन, इसकी भारी आवाज़ किसी हुक्म की तरह थी। हुरैन ने लरजती पलकें उठाई। सिकंदर की आंखों में गहरी दहकती हुई ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। तुमने मुझे बुलाया था, इसने इसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हुरैन कुछ ना बोली। इसने सिर्फ अपनी मुठ्ठियाँ इसकी शर्ट पर ढीली कर दी और अपने बाजू आहिस्ता से इसकी गर्दन में डाल दिए। ये खामोश इकरार था, यह हथियार डालना था। सिकंदर के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। इसने एक झटके में हुरैन को अपनी बाहों में उठा लिया। हुरैन की एक हल्की सी चीख निकली और इसने घबराकर खुद को इसमें समेट लिया, अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। सिकंदर इसे उठाते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ा। इसने इसे आहिस्तगी से बिस्तर पर लेटाया और खुद इस पर झुक गया। इसने हुरैन के चेहरे पर बिखरे बालों को नरमी से हटाया। तुम्हें डर लग रहा है? इसने पूछा। हुरैन ने नफ़ी में सर हिलाया, मगर इसकी आंखों का खौफ कुछ और ही कह रहा था। लगना चाहिए। सिकंदर ने इसके कान के पास सरगोशी की। इसकी गर्म सांसें हुरैन की गर्दन पर पड़ी तो इसके पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसने अपना सफ़र इसके होंठों से दोबारा शुरू नहीं किया। इसने अपने होंठ इसकी आंखों पर रखे, इसके गालों पर बोसा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। हुरैन का जिस्म कमान की तरह कट गया। जब सिकंदर के दहकते लबों ने इसकी गर्दन को छुआ तो इसके मुंह से एक बेख्तियार सी आह निकली। ये अजियत नहीं थी, ये एक अनजानी लज्जत का आगाज़ था। इसकी हर सस्कारी, हर आह सिकंदर की वहशत को और बढ़ा रही थी। वो इसे बता देना चाहता था कि वो सिर्फ इसका है। इसकी हर सांस, इसका हर लम्स सिर्फ हुरैन की मलकियत था। रात गहरी होती जा रही थी। कमरे में सिर्फ इनकी उखड़ी सांसों और धड़कनों की आवाज़ थी। सिकंदर ने इसे अपनी बाहों में समेट लिया। आज की रात इस डॉन ने, इस गुंडे ने बंदूक से नहीं बल्कि मोहब्बत से फतह हासिल की थी। वो कुर्बत जिससे हुरैन भाग रही थी या जिसने खुद मांग ली थी, और सिकंदर शाह ने इसे वो कुर्बत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब हुरैन की आँख खुली तो सूरज की किरणें कमरे में आ चुकी थी। एक लम्हे के लिए इसे समझ न आया वो कहाँ है। फिर इसे अपने बाजुओं पर एक भारी मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ। इसने धीरे से सर घुमाया। सिकंदर शाह इसके बराबर में सो रहा था। इसका चेहरा पुरसकून था और इसका बाजू हुरैन की कमर के गिर्द किसी हिफाजती हिसार की तरह लेटा हुआ था। गुज़श्ता रात की शिद्दत, वो कुर्बतें, वो सस्कियाँ और वो तमाम जज्बात जो इसने पहली बार महसूस किए थे, एकदम इसके जहन में आ गए। इसका चेहरा हया से दहक उठा। वो इतनी बेबाक कैसे हो गई थी? इसने खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन इसकी ज़रा सी हरकत पर सिकंदर की आंखें खुल गई। वो गहरी सी आंखें जिनमें कल रात वहशत और ख्वाहिश थी, आज इनमें एक अजीब सी नरमी थी। कहाँ? इसकी नींद में डूबी भारी आवाज़ ने हुरैन के जिस्म में एक सनसनी दौड़ा दी। वो मैं नाश्ता, वो मुश्किल कह पाई। सिकंदर के लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी। इसने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। वो मैं नाश्ता, वो मुश्किल कह पाई। सिकंदर के लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी। इसने अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। इसे खींच कर अपने सीने के करीब कर लिया। जब तक इनके दरमियान कोई फासला न रहा, नाश्ता यहीं आएगा। इसने अपने चेहरा इसके बालों में छुपाया और एक गहरा सांस लिया। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हुरैन इसके वजूद की गर्मी में पिघलने लगी। वो खौफ, वो जलन, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इसकी जगह एक इत्मीनान ने ले ली थी। दोपहर के वक्त वो लाउंज में बैठी थी जब बाहर गार्ड्स की आवाज़ें आईं। दरवाज़ा खुला और ज़ारा अंदर दाखिल हुई। इसने आज भी जीन्स पहनी हुई थी, मगर इसके चेहरे पर वो कल वाली चमक नहीं थी। इसने हुरैन को देखा, एक लम्हे को रोकी। वो सिकंदर कहाँ है? इसने पूछा। आवाज़ में एक दबी दबी थकावट थी। वो अपने दफ्तर में हैं। हुरैन ने पुरसकून आवाज़ में जवाब दिया। इससे पहले ज़ारा कुछ कहती, सिकंदर भी सीढ़ियों से उतरता हुआ आ गया। इसने हुरैन की तरफ देखकर आंखें कोने से मुस्कुराया और फिर ज़ारा की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या हुआ ज़ारा, कोई मसला? हाँ बॉस। ज़ारा ने एक फाइल इसके आगे की। वो पिछली
کنسائنمنٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہے، ہمارے 2 آدمی پکڑے گئے ہیں۔ سکندر کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہ نرمی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ وہ ڈان واپس آ گیا جس سے دنیا کانپتی تھی۔ حرین نے دیکھا کہ کیسے ایک پل میں وہ شخص بدل گیا تھا۔ کس نے کیا؟ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ لگتا ہے کوئی مخبری ہوئی ہے، زارا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ زارا جانے کے لیے مڑی، دروازے پر پہنچ کر وہ رکی اور پلٹ کر حرین کو دیکھا۔ حرین جو یہ سب دیکھ کر تھوڑی سہم گئی تھی، سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کل کے لیے معافی چاہتی ہوں، زارا نے غیر متوقع طور پر کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ باس نے شادی کر لی ہے۔ حرین نے صرف سر ہلایا۔ زارا نے ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ سکندر کو میں تب سے جانتی ہوں جب ہم دونوں سڑکوں پر ہوتے تھے۔ اس نے مجھے اس گندگی سے نکالا، مجھے ٹریننگ دی، مجھے اپنا دایاں بازو بنایا۔ میں اس کی گینگ کا حصہ ہوں۔ اس نے حرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ میرا باس ہے اور بھائی جیسا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ کسی کے لیے بدلے گا۔ اس نے حرین کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تم خوش قسمت ہو، اس نے تمہیں اپنی بیوی چنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ حرین کے دل کا آخری کانٹا بھی نکل گیا۔ وہ گینگ کی تھی اور اس کی وفادار تھی، لیکن وہ اس کی محبت نہیں تھی۔ سکندر جو فون پر کسی کو سخت ہدایات دے رہا تھا واپس مڑا۔ اس نے دیکھا کہ حرین اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اس کے پاس آئے اور صوفے پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم نے سن لیا؟ جی، حرین نے دھیرے سے کہا۔ کیا آپ خطرے میں ہیں؟ سکندر ہنسا۔ خطرہ تو میرا دوسرا نام ہے حرین، تمہیں ان سب کی عادت ڈالنی ہوگی۔ میں نے آپ کو چنا ہے سکندر۔ حرین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ آپ کے خطرات کو بھی چن لیا ہے۔ سکندر نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے چوم لیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں کسی سے محبت کروں گا۔ میرا کام صبح صرف چھیننا اور حکم چلانا تھا، اور مجھ سے بھی تو آپ نے زبردستی کی، حرین نے شرارت سے کہا۔ نہیں، سکندر نے اسے اپنی طرف کھینچا یہاں تک کہ وہ اس کی گود میں آ گئی۔ تم سے میں نے محبت کی ہے۔ زبردستی تب ہوتی جب میں گزشتہ رات تمہارے بلانے پر نہ آتا۔ حرین اس کی بے باکی پر سرخ ہو گئی۔ مجھے تمہاری یہ جلن، تمہارا یہ غصہ بہت اچھا لگا۔ اس نے حرین کی گال کو سہلایا۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ کوئی ہے جو مجھے صرف باس نہیں سمجھتا، کوئی ہے جو مجھے کھونے سے ڈرتا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے باپ کے سامنے قبول کیا تھا۔ حرین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ میرا غصہ تھا، لیکن آپ کے ساتھ اس گھر میں رہ کر آپ کی اس دوری نے مجھے احساس دلایا کہ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ اور اب؟ سکندر نے اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی۔ اور اب؟ حرین نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ سکندر کو کچھ اور نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اسے ایک گہرے اور پرجوش بوسے سے قید کر لیا۔ یہ بوسہ ان کی زندگی کا آغاز تھا۔ ایک ایسی زندگی تھی جو پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ اس میں بارود کی بو تھی، خطرات تھے، لیکن اس میں ایک دوسرے کا ساتھ تھا، ایک جنونی محبت تھی، اور ایک ایسا رشتہ تھا جو نفرت کی آگ سے شروع ہو کر محبت کے قلعے میں محفوظ ہو گیا تھا۔